मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अनुष्टुप छंद का लक्षण और उदाहरण के बारे में जानते हैं। अनुष्टुप का दूसरा नाम क्या है? श्लोक। इसे श्लोक भी कहते हैं। और इसका लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। यानी इसमें श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञम कि श्लोक का छठा वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। यानी चार पंक्तियां हैं तो छठा वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, इस तरीके से पांचवा वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। पांचवा वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम, दूसरी और चौथी पंक्ति में सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। यानी सातवां वर्ण का क्या ह्रस्व होना चाहिए? दूसरी और चौथी पंक्ति में सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। दीर्घम अन्यो, अन्यो मतलब इससे भिन्न जो दूसरी पंक्तियां हमारी कौन सी बच गई? पहली और तीसरी, ये हमारी पंक्तियां बच गई। तो इसमें क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। पहली और तीसरी में क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। तीसरी में सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। तो अब हम इसका उदाहरण करते हैं। तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर सायकम आर्त त्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। ये अभिज्ञान शकुंतलम का 10वां श्लोक है पहले अध्याय का। अब हम इसके ऊपर मात्राएं लगाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुल इसमें 8 वर्ण होते हैं एक चरण में, कुल टोटल इसमें 32 वर्ण होते हैं। तो हम अब मात्राएं लगाते हैं इसके ऊपर। तो त और त ये क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। इसमें हमने दीर्घ लगा दिया, यहाँ भी बड़ा आ है, यहाँ भी दीर्घ कर दिया, यहाँ क्या है? छोटा ऊ है, यहाँ ह्रस्व लगा दिया, यहाँ री है, ह्रस्व लगा दिया, यहाँ क्या है? ह्रस्व लगा दिया और फिर यहाँ पे ऐसा आ गया। अब हमने क्या लक्षण क्या कहता है? श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञम कि श्लोक का छठा वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो छठा वर्ण हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? गुरु आ रहा है। इसी तरीके से हम आगे करते हैं। अब तो यहाँ पर पहले आई, फिर आई, फिर एस, फिर आई, फिर आई और फिर यहाँ पर एस। तो यहाँ भी हम देखते हैं छठा वर्ण हमारा क्या आ रहा है? गुरु आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। छठा वर्ण क्या आ रहा है? हमारा गुरु आ रहा है। अगली पंक्ति में करते हैं हम। इधर आ जाएगा एस, फिर एस, फिर एस, फिर आई और फिर एस। तो यहाँ भी हमारा छठा वर्ण क्या आ गया? 1 2 3 4 5। छठा वर्ण हमारा क्या आ गया? यहाँ पर भी गुरु आ गया। आगे करते हैं हम फिर आई, 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 इसमें र इधर आ जाएगा, एस आ जाएगा, आई, आई और एस। छठा वर्ण यहाँ भी क्या आ गया? हमारा गुरु आ गया। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम, यानी श्लोक का छठा वर्ण क्या आना चाहिए? गुरु आना चाहिए। तो चारों पंक्तियों में हमारा छठा वर्ण क्या है? गुरु आ गया है। देख लीजिए, ये भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है। अब वो क्या कहता है? सर्वत्र लघु पंचमम कि पांचवा क्या आना चाहिए? लघु आना चाहिए। तो पांचवा वर्ण हम मात्राएं हम लगा चुके हैं जैसे थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पांचवा वर्ण हमारा क्या है? लघु आ रहा है। यहाँ भी हमारा पांचवा वर्ण क्या है? लघु आ रहा है। और यहाँ भी हमारा पांचवा वर्ण क्या है? लघु आ रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं? द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम कि दूसरी और चौथी पंक्ति में सातवां वर्ण क्या आना चाहिए? ह्रस्व आना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति कौन सी है हमारी? ये वाला। दूसरा चरण कौन सा है? ये है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
सातवां वर्ण यहाँ भी ह्रस्व आ गया। तो यहाँ भी ग है, यहाँ भी सातवां वर्ण हमारा क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि सब दीर्घम अन्यो, सप्तमम दीर्घम अन्यो, कि अन्य जो पंक्तियां हमारी बच गई हैं, कौन कौन सी पंक्तियां हमारी बच गई हैं, पहली और तीसरी पंक्ति हमारी बच गई है। तो पहली और तीसरी पंक्ति में सप्तमम दीर्घम, सातवां वर्ण क्या आना चाहिए, दीर्घ आना चाहिए। तो यहाँ हम मात्राएं लगाएंगे इसकी। तो यहाँ भी सातवां वर्ण क्या आ गया हमारा, दीर्घ। सातवां वर्ण हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर दीर्घ आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा सातवां वर्ण क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। और अब हमारा लास्ट ये बच जाता है, यहाँ भी एस आ जाएगा, यहाँ भी एस आ जाएगा, और यहाँ भी एस, और यहाँ आई। तो ये इस प्रकार से हमारा इसमें कुल कितने वर्ण हैं, 8 वर्णों का ये समृद्ध छंद है, 8 वर्णों का ये समृद्ध है। और इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं, 32 मात्राएं हैं। तो एक बार हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। कि श्लोक का छठा वर्ण क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, और पांचवा क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। और जब हमने मात्राएं लगाई तो ये हमारा क्रम यही यहाँ पर आ रहा था। द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम, दूसरी और चौथी पंक्ति में सातवां वर्ण क्या होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। तो ये भी हमारा ह्रस्व आ गया था। और उसके बाद क्या है कि सप्तमम दीर्घम अन्यो, जो दूसरी पंक्तियां बच गई, पहली और तीसरी, उसमें सातवां वर्ण क्या आना चाहिए था, दीर्घ आना चाहिए था। तो ये भी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर सातवां वर्ण हमारा क्या है, दीर्घ यहाँ पर आ जाता है। बसंत तिल का छंद करते हैं। बसंत तिल का, इसका लक्षण क्या है, उक्ता बसंत तिल का तबजा जगौग। इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 14 वर्णों का समृद्ध है। इसमें क्रम क्या है, लक्षण क्या है, उक्ता बसंत तिल का तबजा जगौग, यानी एक तगन, एक भगन, जगन, जगन और 2 गुरु, यानी ये कुल इसमें 14 वर्ण। एक पंक्ति में कितने वर्ण आने चाहिए, 14 वर्ण आने चाहिए। और जिनका क्रम कैसे रहना चाहिए, तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु। ये सूत्र हम जैसे पहले भी कर चुके हैं कि यमाता राज भान सलगम, यमाता राज भान सलगम। क्योंकि इस नियम को याद करना, इस सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अनुसार ही हम गणों का वर्णन करते हैं। जैसे या ले लेते हैं तो यगन आ जाता है, मां ले लेते हैं तो मगन बन जाता है। तो ये सूत्र हमारा क्या है कि गणों को संबोधित करता है। तो इस प्रकार के छंदों के लिए जिसमें गण हो, तो उस छंदों के लिए हमें ये सूत्र निश्चित रूप से याद करना चाहिए। तो इसका लक्षण में क्या है, तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु। तो अब हम इसके ऊपर मात्राएं लगाते हैं पहली पंक्ति में। तो पहला हमारा क्या है, तगन। तो तगन में क्या, तगन में हमारी क्या मात्राएं आएंगी, या हम यहाँ से देख लेते हैं, ता राजा, एस एस आई। तो ये हमारी क्या हो गई, तगन के चिन्ह हो गई। तो तगन, यहाँ हमारा एस आ गया, यहाँ तक हमारा फिर एस आ गया, और यहाँ तक हमारा आई आ गया। जब वर्णों के ऊपर मात्राएं लगाएं तो हमें जिस अक्षर के ऊपर जो मात्रा आनी चाहिए वही हमें लगानी चाहिए, तभी हमारा छंद जो है बिल्कुल सही मात्राएं उसके ऊपर आती हैं। अगला क्या है, एक भगन आना चाहिए। अब भगन में हम देखते हैं कि क्या क्या आना चाहिए। भगन में एस आई आई, भगन में क्या आना चाहिए, एस आई और आई। तो यहाँ हम देखते हैं राग। अब भगन के हम देखते हैं कि भगन में हमारा क्या क्या आएगा। एस आई आई, तो यहाँ हम देखते हैं एस विसर्ग है पीछे, एस आ जाएगा, यहाँ आई आ गया, यहाँ आई आ गया। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, जगन। तो जगन में यहाँ तक हम ले लेंगे। तो जगन के क्या हमारे गण चिन्ह बन जाएंगे, आई एस आई। तो यहाँ हम देख रहे हैं छोटी ई है, आई आ गया, यहाँ एस आ गया, यहाँ आई आ गया। फिर दोबारा से वो क्या कहता है कि जगन आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हमारा आई आ गया, यहाँ हमारा एस आ गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ फिर लास्ट में अंतिम क्या है कि 2
गुरु वर्ण आने चाहिए। तो र को ओ की मात्रा हो और श इसमें संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पहली पंक्ति में हम देखते हैं कि SSI यानी तगन, 3 अक्षरों के बाद हम कोमा लगा देंगे, गण बन जाएंगे। फिर अगला हमारा क्या बन जाता है, यहाँ तक भगन के आ गया, यहाँ फिर जगन आ गया, यहाँ फिर जगन और अंत में 2 गुरु आ गए। अब अगली पंक्ति करते हैं, इसमें वो है कि तगन आएगा पहले। तगन में क्या है, SS और द रा इधर आ गया और छोटा ऊ आई आ गया। फिर वहाँ को एक ही मात्रा है, इधर ये भी आ जाएगा, रा भी इस तरफ शामिल कर लेंगे हम। फिर आई, यहाँ भी आई। उसके बाद फिर अगला हमारा क्या है, जगन आ गया। जगन में क्या है, आई, यहाँ S, फिर यहाँ, फिर आई, S, आई और यहाँ पे S विसर्ग। मैंने जब छंद ये किए थे पहले हमने इस गण के हिसाब से कि जब भी किसी ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, दीर्घ आदेश कर देते हैं। तो ये हमने जब छंदों के ऊपर मात्राएं लगानी है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारी अक्षर के ऊपर मात्राएं आनी चाहिए। तो अगली पंक्ति करते हैं, भड़ेव की मात्रा है, यहाँ भी S आ गया, यहाँ भी आई आ गया, फिर S, फिर आई, आई, फिर आई, S, आई, आई, S, आई, S और S। तो अब हम देखते हैं कि हमारी चौथी पंक्ति के ऊपर किस प्रकार आएंगी मात्राएं। S, S, आई, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला तगन हो गया। उसके बाद अगला क्या है, भगन आएगा। तो भगन में क्या आएगा, S, आई, आई। फिर क्या है, जगन आएगा, आई, S, आई, आई, S, आई और ये दोनों दीर्घ आ जाएंगे। तो जब भी हमें मात्राएं लगाएं, ये ध्यान रखें कि जिस शब्द के ऊपर जो मात्रा आनी चाहिए वही आनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि सोचते हैं 14 मात्राएं आनी हैं तो यहाँ तक ही पूरी कर देते हैं, तो उससे आपका जो मात्राएं का गण चिन्ह है वो क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे कि आपने अच्छे तरीके से उसको नहीं पढ़ा और आपने वैसे ही मात्राएं लगा दी। तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब आप मात्राएं लगाएं तो जिस अक्षर की मात्रा है उसी के ऊपर ही आनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। इसका लक्षण क्या है, उक्ता बसंत तिलका तबजा जगऊगा, कि जिस छंद में एक तगन हो, एक भगन हो, दो जगन हो और 2 गुरु हो, तो वो क्या होता है, बसंत तिलका छंद कहलाता है। बसंत तिलका समृद्ध हमारा ये छंद है। तो इस प्रकार से हमारी ये मात्राएं सारी ठीक लगी हैं। इसके हम अलग अलग कोमा भी लगा लेते हैं बीच में। तो 3 के बाद कोमा जरूर लगाएं, गण जरूर बनाएं, क्योंकि उससे पता लगता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने ठीक तरीके से पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार विशेष रूप में आप ये नीचे फिर उसके बाद लिखें कि उपरोक्त जो हमारा उदाहरण है निश्चित रूप से बसंत तिलका का उचित उदाहरण है, क्योंकि इसमें बसंत तिलका छंद का लक्षण जो है पूर्ण रूप से घटित होता है और ये टोटल 14 वर्णों का समृद्ध है। धन्यवाद।